नमस्कार दोस्तों, थिंकाइस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम उत्तर प्रदेश परीक्षा से संबंधित यूपी पीसीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं जो जीएस वर्ड की पुस्तक में आपको मिलेंगे। इसमें हम उत्तर प्रदेश में जल संकट से प्रभावित कौन कौन से क्षेत्र इस प्रश्न पर चर्चा करेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में जल संकट से प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जल संकट के निवारण हेतु उठाए गए कदमों का आलोचनात्मक परीक्षण करें। उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। यहाँ पर 20 मिलियन से अधिक लोग सुरक्षित पानी की पहुँच से वंचित हैं। यहाँ पर अधिकांश भूजल से फ्लोराइड और कुल घुलित ठोस पदार्थ और साथ ही उच्च माइक्रोबियल संदूषक का अत्यधिक स्तर है। राजेंद्र सिंह जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनके अनुसार उत्तर प्रदेश के 27 जिले जल संकट से ग्रसित हैं। यह समस्या अब बुंदेलखंड से निकल करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर फैल रही है और बागपत जैसे जिले भी संकटग्रस्त हो गए हैं। बुंदेलखंड से बेतवा, यमुना, कुंवारी, सतलज और पहुज नदियां बहती हैं, फिर भी यहाँ जल का संकट बना हुआ है। बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश के 7 जिले झांसी, हमीरपुर, बांदा, महोबा, जालौन, ललितपुर और चित्रकूट आते हैं। यहाँ पर पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है तथा आमजन पानी के लिए कई किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। ग्रामीण व शहरी इलाकों में लगे अधिकांश हैंडपंपों ने जवाब दे दिया है। यही नहीं, सोनभद्र जिले में कल कारखाने की वजह से नदियों का जल पहले ही प्रदूषित था। जल स्रोतों के सूखने के साथ ही जल संकट यहाँ पर दिनों दिन भयावह रूप लेता जा रहा है। आज जगह जगह पर जल का दुरुपयोग हो रहा है। जल संकट को जानते और समझते हुए भी इसे बचाने के लिए कोई प्रभावी प्रयास नहीं किया जा रहा है। जल समस्या को दूर करने के लिए केंद्र द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं, किंतु राज्य सरकारों द्वारा बुंदेलखंड में 100 तालाबों को पुनर्स्थापित करना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पाइपलाइन द्वारा पानी पहुँचाने की भी योजना लाई गई है। नदी जोड़ो परियोजना में भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सहयोग दिया जा रहा है। जल को संरक्षित करने हेतु वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी जगह जगह पर स्थापित किया जा रहा है। व्यवहारिक रूप से बदलाव लाने के लिए भी लोगों में जागरूकता विकसित की जा रही है। इन सब चीज़ों के बाद भी आज भी जल समस्या का निराकरण नहीं किया जा सका। समस्या जस की तस आज बनी हुई है। जल संकट की समस्या को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को दृढ़ इच्छा शक्ति से केंद्र सरकार के साथ हाथ मिला करके इस दिशा में कार्य करना होगा। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले सिंचाई के प्रमुख स्रोतों का विवरण दीजिए। साथ ही उत्तर प्रदेश सिंचाई के साधनों के विकास के लिए चलाई जा रही प्रमुख योजनाओं का एक संक्षिप्त परिचय दीजिए। उत्तर का प्रारूप क्या है? भूमिका देखेंगे, फिर मुख्य भाग, फिर निष्कर्ष। भूमिका में उत्तर प्रदेश में होने वाली मानसूनी वर्षा के अनिश्चित, अनियमित तथा असामयिक होने के कारण कृत्रिम संसाधनों का सहारा लेना पड़ता है। मुख्य भाग, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के साधन, प्रमुख साधन तालाब, पोखर, झील, नदियाँ, कुआं, नलकूप, नहर। सबसे पहले नलकूप आता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सिंचाई के साधनों के विकास के लिए चलाई जा रही योजनाएं, निःशुल्क नलकूप योजना, चेक डैम निर्माण योजना आदि। निष्कर्ष, अपना सुझाव जैसे सूक्ष्म सिंचाई के साधनों के प्रसार पर भी ध्यान देना आदि। उत्तर देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाली मानसूनी वर्षा के अनिश्चित, अनियमित और असामयिक होने के कारण सिंचाई के कृत्रिम साधनों का सहारा लेना पड़ रहा है। प्रदेश में सिंचाई के प्रमुख साधन इस प्रकार है: तालाबों, पोखरों, झीलों और नदियों से सिंचाई। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के ये सबसे प्राचीन स्रोत हैं, जिनमें बेड़ी, बावड़ी भी कहते हैं, बेड़ी, ढैंकची आदि तकनीकों का प्रयोग कर सिंचाई की जाती है। रहड़ भी बनाए जाते हैं बहुत सारी जगह। प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के अलावा अन्य कई क्षेत्रों में आज भी इन स्रोतों से सिंचाई का प्रचलन है। वर्षा के समय तालाबों, पोखरों, झीलों आदि में इकट्ठे हुए जल से समय समय पर सिंचाई की जाती है। कुओं द्वारा सिंचाई, कुओं से जल को बाहर निकालने के लिए रहट, चैन पंप, वॉशर रहट, ढैंकली आदि साधनों में से किसी एक का आवश्यकता अनुसार प्रयोग कर लिया जाता है। नलकूपों द्वारा सिंचाई, प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई इसी माध्यम से की जाती है। नलकूप 20वीं शताब्दी की देन है। प्रदेश में इसका उपयोग 1930 में सर्वप्रथम मेरठ में शुरू हुआ। सामान्यतः इनका प्रयोग उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां नहर का जल नहीं पहुंच पाता। प्रदेश में मेरठ, मैनपुरी, एटा, फिरोज़ाबाद, इटावा, फर्रुखाबाद, बुलंदशहर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़ जिलों में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। नहरों से सिंचाई,
प्रदेश में सदाबहानी नदियों की अधिकता होने के कारण नहरों का विकास करना आसान है, लेकिन इस प्रणाली के अधिक खर्चीला होने के कारण अभी तक उनका विस्तार नहीं हो पाया है जितना होना चाहिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहरों का अधिक विस्तार हुआ है। ऊपरी गंगा नहर, निचली गंगा नहर, रामगंगा नहर, आगरा नहर, शारदा नहर, गंडक नहर, पूर्वी यमुना नहर, सरयू नहर, केन नहर आदि उत्तर प्रदेश की प्रमुख नहरें हैं। सिंचाई साधनों का विकास कृषि उत्पादकता को बढ़ाकर किसानों की आय को बढ़ा सकता है, उनके जीवन स्तर में भी वृद्धि कर सकता है। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार सिंचाई साधनों के विकास के लिए कई योजनाएं चला रही है। उनमें से कुछ प्रमुख योजनाएं निम्नलिखित हैं। निःशुल्क बोरिंग योजना, सामान्य श्रेणी के लघु, सीमांत तथा अनुसूचित जाति जनजाति के कृषकों हेतु यह योजना 1985 से चल रही है। इसमें प्रति बोरिंग बुंदेलखंड क्षेत्र में 20,000 रुपये तथा अन्य जिलों में 10,000 रुपये दिए जाते हैं। हैवी रिंग मशीन द्वारा गहरे नलकूपों के निर्माण की योजना, यह योजना कठिन स्टेट वाले पठारी आदि क्षेत्रों में चल रही है। इसमें किसानों को सरकार द्वारा लागत का 50% अधिकतम 1,00,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। तो लागत का 50% या अधिकतम 1,00,000 रुपये हो, तो जितनी भी लागत है उसका 50% अगर 1,00,000 से ज़्यादा हो रहा है तो भी आपको 1,00,000 रुपये ही मिलेगा। इनवेल रिंग मशीन द्वारा पथरीले स्थानों पर बोरिंग योजना, यह योजना बुंदेलखंड व प्रयाग, आगरा, मिर्ज़ापुर व सोन आदि जिलों में चल रही है। इनमें भी सरकार द्वारा लागत का 50% अधिकतम 75,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। तो 50% अगर 75,000 से ज़्यादा हो रहा है तो 75,000 ही मिलेगा। तो लागत का 50% और अधिकतम 75,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। चेक डैम निर्माण योजना, प्रदेश के पठारी क्षेत्रों बुंदेलखंड में वर्षा के जल का उपयोग सिंचाई के साथ साथ भूगर्भ जल को अधिक से अधिक सिंचाई करने के लिए नदी नालों पर चेक डैम बनाने संबंधी यह योजना 2008-09 से चलाई जा रही है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना, 2012 से संचालित यह योजना गहरे स्टेट वाले क्षेत्रों में चलाई जा रही है। इस योजना में सामान्य श्रेणी के लघु व सीमांत कृषक, तो स्मॉल फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स, बाहुल्य समूह को अधिकतम 3,92,000 रुपये का अनुदान, जबकि SC ST OBC अल्पसंख्यक श्रेणी के बाहुल्य समूह को अधिकतम 5,00,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। फिर से देख लेते हैं राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना को। 2012 से संचालित यह योजना गहरे स्टेट वाले क्षेत्रों में चलाई जा रही है। इस योजना में सामान्य श्रेणी के लघु व सीमांत कृषक बाहुल्य समूह को अधिकतम 3,92,000 रुपये के अनुदान, जबकि SC ST OBC अल्पसंख्यक श्रेणी के बाहुल्य समूह के अधिकतम 5,00,000 रुपये तक का अनुदान दिया जाता है। अतः स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई के स्रोतों में तालाब, पोखर, झील, कुआं, नलकूप और नहर प्रमुख हैं। मानसून की अनिश्चितता को देखते हुए प्रदेश सरकार सिंचाई के साधनों के विकास के लिए कई योजनाएं चला रही हैं ताकि कृषि उत्पादकता को बढ़ाकर किसानों की आय को भी बढ़ाया जा सके। साथ ही सूक्ष्म सिंचाई के साधनों के प्रसार पर भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास में उद्योगों के महत्व पर प्रकाश डालिए। साथ ही औद्योगिक विकास की दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की चर्चा कीजिए। किसी भी प्रदेश या देश की अर्थव्यवस्था के तीव्र विकास में उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रदेश में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया तेज होने से उत्पादन में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी, रहन सहन के स्तर में सुधार तथा गरीबी एवं बेरोजगारी में कमी हुई है। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र, जिसमें गाज़ियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, आगरा आदि जिले शामिल हैं, वहाँ उद्योगों का अधिक विकास हुआ है, जिसने प्रदेश के आर्थिक विकास को तीव्र किया है। प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों तथा लघु व कुटीर उद्योगों का विकास अधिक हुआ है। सीमेंट, ऊनी कपड़ा, चमड़ा, शराब, कागज, रासायनिक पदार्थ, कृषि उपकरण तथा कांच आदि राज्य के अन्य प्रमुख उद्योग हैं, जिसने प्रदेश के आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया है। प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित योजनाएं चलाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड UPSIDC की स्थापना की गई है। प्रदेश में नई औद्योगिक इकाइयों को लगाने एवं वर्तमान इकाइयों के विस्तारीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए लघु एवं मध्यम उद्योगों MSME को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराने के उत्तर प्रदेश वित्त निगम UPFC फाइनेंस कॉरपोरेशन UP फाइनेंस कॉरपोरेशन की स्थापना की गई। प्रदेश में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए निवेश मित्र पोर्टल तथा त्रिस्तरीय उद्योग बंधु योजना संचालित है।
उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 में उत्तर प्रदेश को उच्च स्तर के निवेश स्थल के रूप में विकसित करने पर जोर दिया गया है। प्रदेश में उद्योग स्थापित करने या औद्योगिकरण बढ़ाने की प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया जा रहा है और औद्योगिक शिकायतें निवारित करने के लिए प्रणाली भी प्रारंभ की गई है। तो प्रदेश में उद्योग स्थापित करने की प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया गया तथा औद्योगिक शिकायत निवारण प्रणाली प्रारंभ की गई है। निष्कर्षतः प्रदेश के आर्थिक विकास में उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रदेश सरकार भी उद्योगों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है। बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक रक्षा गलियारा, जिसको हम डिफेंस कॉरिडोर कहते हैं, उसकी स्थापना की जा रही है। उद्योगों के विकास से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है, जिससे लोगों के जीवन स्तर की गुणवत्ता में सुधार होता है। तो अभी यूपी की बात करें या एमपी की बात करें, दोनों जगह इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं। अभी एमपी में भी इंदौर के पास 12 किलोमीटर लंबा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जा रहा है। यूपी में भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जा रहा है, डिफेंस कॉरिडोर बनाया जा रहा है। कानपुर, आगरा, चित्रकूट, अलीगढ़, ये सारी जगह, लखनऊ, तो इन सारी जगहों पर डिफेंस कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। झांसी। उत्तर प्रदेश में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों की समीक्षा कीजिए। राज्य में आर्थिक सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एवं युवाओं को कौशल युक्त बनाने के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे राज्य के शिक्षित युवा बेरोजगारों के लिए उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन 2020 को प्रारंभ किया गया है, जिसमें राज्य के बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे रोजगार प्राप्त कर आत्मनिर्भर एवं सशक्त बन सकें। यूपी कौशल विकास योजना के तहत 34 क्षेत्रों के 238 पाठ्यक्रमों जैसे मोटर वाहन, फैशन डिज़ाइनिंग आदि का प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ में कंप्यूटर एवं अंग्रेजी की जानकारी भी दी जा रही है। वर्ष 2015 में शुरू प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का राज्य में सफलतापूर्वक क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा कौशल मार्ट, कौशल ई पुस्तकालय एवं रोजगार मेला जैसे विभिन्न पहलों के माध्यम से राज्य के युवाओं को प्रशिक्षित एवं रोजगार प्रदान किया जा रहा है। राज्य बजट 2020-21 में युवा उद्यमिता विकास योजना एवं मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है। चुनौतियाँ: पर्याप्त वित्त की कमी, योजना क्रियान्वयन में लापरवाही, अपर्याप्त अवसंरचना, बड़ी जनसंख्या इत्यादि। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के समक्ष कौन सी चुनौतियाँ हैं, समझाइए। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार भी आत्मनिर्भर यूपी की ओर बढ़ रही है, जिसके लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं, जैसे श्रम कानूनों में ढील, निवेशकों के साथ बैठक, अवसंरचना विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और फिल्म सिटी की स्थापना हेतु वार्ता आदि। आत्मनिर्भर यूपी के समक्ष चुनौतियाँ: सबसे प्रमुख दिक्कत आधारभूत अवसंरचना की कमी है। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए, जैसे उपर्युक्त स्थल, कुशल श्रमिक, बिजली, सड़क की कमी। ये सारी चीज़ों पे काम हो रहा है। दूसरा, लॉजिस्टिक्स की समस्या भी बनी हुई है, जिससे कीमत अधिक हो जाती है, इस पे भी काम हो रहा है। तीसरा, विधि व्यवस्था को बनाए रखना भी एक अहम मुद्दा है, जिससे विदेशी निवेशक आने से कतराते हैं, तो कानून व्यवस्था भी सुधारी जा रही है। चौथा, संस्थागत भ्रष्टाचार की अधिकता, इस पे भी काम हो रहा है। समाधान के उपाय: अवसंरचना विकास पर बल दिया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अच्छी तरीके से किया जाए, कुशल श्रम को बढ़ावा दिया है, स्किल डेवलपमेंट बढ़ाई जाए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की आधारभूत ज़रूरतों को पूरा किया जाए। तो आपको पता ही होगा, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट जारी करता था, जिसको अब बंद कर दिया है, लेकिन भारत इस दिशा में काम कर रहा है। अपनी ईज़ ऑफ डूइंग की रैंकिंग को सुधारने में अग्रसर है भारत। तो बेसिकली 2 स्टेट का डेटा लिया जाता है, एक यूनियन टेरिटरी दिल्ली, दूसरा बेंगलोर सिटी, तो ये कर्नाटक का है डेटा। तो 2 जगह का डेटे से ही हम पता लगाते कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कैसा चल रहा है। और प्रपोज्ड कौन कौन सी जगह हैं? हैदराबाद प्रपोज्ड है और दूसरी एक और सिटी प्रपोज्ड है, शायद मुंबई प्रपोज्ड है। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान प्रदेश में रोजगार प्रदान करने में किस प्रकार सहायक सिद्ध होगा? जून 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान की शुरुआत की गई, जो कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अभियान का हिस्सा है, जो कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान का हिस्सा है। जून 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान की शुरुआत की गई, जो कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान का हिस्सा है।
प्रदेश में रोजगार प्रदान करने में सहायक। कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन से प्रदेश में लगभग 30 लाख से ज़्यादा प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों से लौटे हैं। ऐसे में उन्हें राज्य में ही स्किल मैपिंग के आधार पर रोजगार मुहैया कराया जाएगा। आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान में सिर्फ प्रवासी मजदूर ही नहीं बल्कि स्थानीय मजदूरों, कामगारों को भी शामिल किया गया है। यानी इसमें केंद्र की गरीब कल्याण रोजगार अभियान को विस्तार दिया गया है। इससे राज्य में 1 करोड़ से ज़्यादा मजदूर कामगार लाभान्वित होंगे। इस अभियान में मनरेगा के साथ साथ अन्य छोटे और मझौले उद्योगों एमएसएमई को भी शामिल किया गया है। इसके जरिए केंद्र सरकार एवं प्रदेश सरकार दोनों ही आपस में समन्वय करके 31 जिलों में रोजगार अभियानों को गति देंगे। इस योजना के तहत 25 सेक्टरों को चिन्हित किया गया है जिनमें लोगों को काम दिया जाएगा, जैसे खनन, माइनिंग, पेयजल एवं स्वच्छता, तो वाटर एंड सैनिटेशन, पंचायती राज और एग्रीकल्चर, कृषि इत्यादि। इस योजना में वापस लौटे मजदूरों को रोजगार देने, स्थानीय बिजनेस को प्रमोट करने एवं औद्योगिक संस्थानों के साथ पार्टनरशिप करके रोजगार के अवसर बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि इस अभियान की सहायता से राज्य में बेरोजगारी दूर करने में मदद मिलेगी तथा प्रदेश की उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। उत्तर प्रदेश में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सरकार के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। उत्तर का सार भूमिका देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की वन्य जीवों की उपलब्धता एवं संरक्षण की स्थिति का संक्षिप्त परिचय। मुख्य भाग। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वन्यजीव संरक्षण के लिए किए गए प्रयास। राष्ट्रीय पार्क, वन्यजीव अभ्यारण्य, सफारी पार्क की स्थापना। बाघ संरक्षण हेतु किशनपुर एवं कतर्निया हाट या घाट जो भी है, कतर्निया घाट वन्यजीव विहार को दुधवा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। वन्य जीवों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केंद्र व लायन सफारी पार्क की स्थापना। तो बब्बर शेर शायद इटावा में मिल जाएंगे, वैसे शेर ज़्यादातर गुजरात में ही मिलते हैं। अभी उनको एमपी और राजस्थान में भेजा जा रहा है। 13 पक्षी विहार तथा हर साल फरवरी में बर्ड फेस्टिवल का आयोजन। प्रोजेक्ट एलिफेंट। लखनऊ व कानपुर में तितली पार्क की स्थापना। वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना। निष्कर्ष, उत्तर प्रदेश सरकार वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। उत्तर प्रदेश भौगोलिक रूप से एक विशाल राज्य है। स्थलाकृति विविधता के साथ जलवायु की विविधता के कारण उत्तर प्रदेश में विभिन्न प्रकार के वन्य जीव एवं जंतु पाए जाते हैं। यहाँ के वनों में शेर यानी चीता होगा या बाघ होगा, तो वनों में बाघ, तेंदुआ, जंगली भालू, हाथी, जंगली सूअर, चीतल, हिरण, सांभर, घड़ियाल इत्यादि वन्यजीव पाए जाते हैं। प्रदेश में पक्षी प्रजातियों की भी बड़ी आबादी है। प्रदेश सरकार वन्य जीवों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसके लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम भी उठाए हैं। प्रदेश सरकार द्वारा वन्य जीवों एवं जैव विविधता के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय पार्क, वन्य जीव विहार, पक्षी विहार, सफारी पार्क आदि की स्थापना की गई है। प्रदेश में बाघ को संरक्षण देने के लिए वर्ष 1987 में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को भारत सरकार के प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत लाया गया। बाद में किशनपुर वन्यजीव विहार तथा कतर्निया घाट वन्यजीव विहार को भी इससे जोड़कर इसे दुधवा टाइगर रिजर्व नाम दिया। यह क्षेत्र वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्य बाघ वन स्थल बना हुआ है। तो ये क्या बना हुआ है? मुख्य बाघ वास स्थान बना हुआ है। जन सामान्य में वन्य जीवों के संरक्षण एवं संवर्धन के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रदेश के इटावा जनपद में बब्बर शेर प्रजनन केंद्र तथा लायन सफारी पार्क का विकास किया गया है। पक्षियों को संरक्षण देने के लिए प्रदेश सरकार ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में 13 पक्षी विहार स्थापित किए हैं। इसके अतिरिक्त फरवरी माह में सरकार बर्ड फेस्टिवल का आयोजन करती है। तो बर्ड फेस्टिवल कब मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में? फरवरी में। प्रदेश में हाथियों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट योजना चलाई जा रही है। फूलों के परागण एवं बीजों के अंकुरण में तितलियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार लखनऊ और कानपुर के प्राणी उद्यान यानी जू में तितली पार्क की स्थापना कर रही है। वन्य जीवों की अधिकता वाले प्रदेश के संरक्षित क्षेत्रों के संरक्षण एवं इनके प्राकृतिक नेचुरल वास के समुचित विकास एवं प्राकृतिक वास पर बढ़ते जैव दबाव के कारण प्रदेश में मानव वन्य जीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्य जीवों का प्रबंधन किया जा रहा है।
तो फिर से देख लेते हैं। वन्य जीवों की अधिकता वाले प्रदेश के संरक्षित क्षेत्रों के संरक्षण एवं इनके प्राकृतिक वास के समुचित विकास तथा प्राकृतिक वास पर बढ़ते जैव दबाव के कारण प्रदेश में मानव वन्य जीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्य जीवों का प्रबंधन किया जा रहा है। वन विभाग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों व कर्मचारियों, गैर राज्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों तथा विद्यार्थियों को वन्य जीव संरक्षण एवं प्रशिक्षण हेतु प्रदेश में वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। इस प्रकार प्रदेश सरकार वन्य जीवों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए जन सामान्य के साथ मिलकर अनेक कदम उठा रही है। उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र की स्थिति क्या है? राष्ट्रीय वन नीति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं एवं कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं? उत्तर का सार, भूमिका देख लेते हैं। वनों का महत्व, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ, वन से पर्यावरणीय गुणवत्ता में वृद्धि। मुख्य भाग, उत्तर प्रदेश में वन की स्थिति, वन 6.09%, वृक्षावरण 3.09%, कुल 9.18%। राष्ट्रीय वन नीति 1988 का लक्ष्य 33.33%। भौगोलिक क्षेत्र पर वनाच्छादन बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश की योजनाएं। उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना, सहभागी वन प्रबंधन योजना, ऑपरेशन ग्रीन योजना, हरित पट्टी विकास योजना, वृक्ष प्रतिपालक एवं वृक्ष मित्र योजना। निष्कर्ष, सकारात्मक अंत, उपर्युक्त प्रयासों से प्रदेश में वन क्षेत्र में वृद्धि होगी, पर्यावरणीय लाभ होगा तथा वर्षा की मात्रा में भी वृद्धि होगी, प्रदूषण स्तर में कमी आएगी, पेयजल एवं सिंचाई के लिए जल उपलब्धता में वृद्धि होगी। मानव सभ्यता के संवर्धन एवं विकास में वनों का विशेष महत्व है। वनों से मिलने वाले अप्रत्यक्ष लाभ प्रत्यक्ष लाभ से ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। यह एक नवीकरणीय संसाधन है जो पर्यावरण की गुणवत्ता में वृद्धि करता है। लंग्स कहलाते हैं ये अर्थ के, पृथ्वी के। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के केवल 6.09% भाग पर वनाच्छादन है तथा 3.09% भाग पर वृक्षावरण अर्थात कुल 9.18% भाग पर वन एवं वृक्षावरण, तो फॉरेस्ट एंड ट्रीज दोनों हैं। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल के 33.33%, 60% पर्वतीय और 25% मैदानी भाग पर वनों का विस्तार आवश्यक है। स्पष्ट है कि राष्ट्रीय वन नीति के लक्ष्य के अनुरूप उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र का अभाव है। अतः वन क्षेत्र के प्रसार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कई योजनाओं एवं कार्यक्रमों का प्रसार किया है, जिनमें से कुछ प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रम निम्नलिखित हैं। उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना, प्रदेश में विश्व बैंक की सहायता से उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना 1998 शुरू की गई है। इस योजना के तहत इको डेवलपमेंट के अंतर्गत दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार के समीपस्थ 40 गांवों में पहली बार सहभागिता के आधार पर माइक्रो प्लान तैयार करके ग्राम इको डेवलपमेंट समितियां द्वारा क्रियान्वयन आरंभ किया गया। सहभागी वन प्रबंधन परियोजना जापान सरकार के सहयोग से जुलाई 2010 से प्रदेश के तराई, विंध्य तथा बुंदेलखंड के 16 जिलों के अंतर्गत आने वाले 20 वन प्रभागों में उत्तर प्रदेश सहभागी वन प्रबंधन एवं निर्धनता उन्मूलन परियोजना चलाई जा रही है। इसके तहत वनों के किनारे बसे गांवों में संयुक्त वन प्रबंधन समितियों का गठन कर उनसे पौधारोपण कराने, वनोपज से ग्रामीणों की आय बढ़ाने, वनों को काटने और आग से बचाने जैसे आदि कार्य कराए जाते हैं। सड़कों के किनारे वृक्षारोपण योजना, राजकीय पथों को छायादार और सुंदर बनाने तथा पर्यावरण सुधार के लिए सड़कों के किनारे वृक्षारोपण किया जा रहा है। ऑपरेशन ग्रीन योजना, उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण में वृद्धि के लिए 1 जुलाई 2001 से ऑपरेशन ग्रीन योजना शुरू की गई थी। हरित पट्टी विकास योजना, इस योजना के तहत सार्वजनिक स्थलों पर शीशम, अमलताश, गुलमोहर, आम, पीपल, इमली, बरगद आदि पेड़ लगाए जाते हैं। वृक्ष प्रतिपालक एवं वृक्ष मित्र योजना, इसके अंतर्गत किसी अवकाश प्राप्त शिक्षक या अन्य कर्मचारी को प्रतिपालक और वृक्ष मित्र चुना जाता है। तो शिक्षक हो या कोई और कर्मचारी हो तो उसको क्या चुना जाएगा? प्रतिपालक या वृक्ष मित्र, जो वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने, नई योजनाएं बनाने, वृक्षों की देखरेख करने और विभाग को तरह तरह की सूचनाएं और परामर्श देने का कार्य करते हैं। उपर्युक्त योजनाएं एवं कार्यक्रमों की मदद से उत्तर प्रदेश अपने वन क्षेत्र को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। इससे उत्तर प्रदेश को अपने पर्यावरणीय लाभ प्राप्त होंगे तथा प्रदेश में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होगी, जिससे प्रदेश में प्रदूषण स्तर में कमी के साथ साथ सिंचाई एवं पेयजल के लिए जल उपलब्धता में वृद्धि होगी।
उत्तर प्रदेश में आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां क्या क्या हैं? इन चुनौतियों के समाधान में उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम यूपी कोका 2018 की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। भूमिका: आंतरिक सुरक्षा की परिभाषा, उत्तर प्रदेश में जाति एवं सांप्रदायिक हिंसा के कारण आंतरिक सुरक्षा की चुनौती। मुख्य भाग: उत्तर प्रदेश में आंतरिक सुरक्षा से संबंधित चुनौतियां: नेपाल सीमा से आतंकी घुसपैठ, मानव तस्करी, ड्रग्स व्यापार, जातीय एवं सांप्रदायिक हिंसा। तो नेपाल सीमा की, तो नेपाल सीमा से क्या क्या है? आतंकी आ सकते हैं, घुसपैठ कर सकते हैं, मानव तस्करी हो सकती है क्योंकि बॉर्डर खुला हुआ है, ड्रग्स व्यापार हो सकते हैं, होते रहते हैं। जाति एवं सांप्रदायिक हिंसा उत्तर प्रदेश में होती है। राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में वामपंथी उग्रवाद, तो क्या है? लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म। तो ये उत्तर प्रदेश के जो पिछड़े राज्य हैं वहाँ पे ज़्यादातर देखने को मिलता है वामपंथी उग्रवाद। कट्टरपंथी एवं जातिवादी विचारों का प्रचार प्रसार। यूपी कोका के प्रावधान देख लेते हैं। इसके तहत गिरफ्तार व्यक्ति को 6 महीने तक जमानत नहीं मिलेगी। चार्जशीट दाखिल करने के लिए 180 दिन का समय। पुलिस रिमांड 30 दिन की, कम से कम 3 वर्ष और अधिकतम फांसी की सजा का प्रावधान। सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट का गठन आदि। निष्कर्ष: यूपी कोका आंतरिक सुरक्षा चुनौती के समाधान का कारगर कदम है। कुछ अन्य पहल जैसे सामुदायिक पुलिसिंग, अतः अपराध नियंत्रण एवं शांति व्यवस्था संभव होगी। आंतरिक सुरक्षा किसी राष्ट्र अथवा राज्य की निर्धारित सीमा के अंतर्गत स्थित भौतिक और मानवीय संसाधनों की सुरक्षा है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगातार हो रही जाति और सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं ने उत्तर प्रदेश में आंतरिक सुरक्षा की गंभीर चुनौती उत्पन्न की है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में आंतरिक सुरक्षा से संबंधित विभिन्न चुनौतियां निम्नलिखित हैं। नेपाल से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से आतंकी घुसपैठ, ड्रग्स व्यापार, मानव तस्करी आदि की समस्या। जाति एवं सांप्रदायिक हिंसा मुजफ्फरनगर में देखने को मिलती है। राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में वामपंथी उग्रवाद, कट्टरपंथी एवं अतिवादी विचारों का प्रचार प्रसार। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बढ़ता संगठित अपराध नेटवर्क, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क इत्यादि। उपर्युक्त चुनौतियों के आलोक में उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश संगठित अपराध अधिनियम नियंत्रण कानून, उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण कानून 2018 यूपी कोका को पारित किया और पुलिस व्यवस्था को मजबूत बनाने का प्रयास किया। इस कानून के कुछ प्रमुख प्रावधान देख लेते हैं। किसी भी तरह का संगठित अपराध, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने वाला व्यक्ति इस कानून के जद में आएगा। इस कानून के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को 6 महीने तक जमानत नहीं दी जाएगी। इस कानून के तहत केस तभी दर्ज होगा जब आरोपी कम से कम 2 संगठित अपराधों में शामिल हुआ हो एवं उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई हो। इसके अंतर्गत गिरफ्तार अपराधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के लिए 180 दिन का समय मिलेगा। अन्य कानूनों में 60 से 90 दिन ही मिलते हैं। यूपी कोका के तहत पुलिस आरोपी को रिमांड पर 30 दिनों के लिए ले जा सकती है, जबकि बाकी कानूनों में 15 दिन के लिए रिमांड पर ले जा सकती है। इस कानून के तहत कम से कम 3 वर्ष एवं अधिकतम फांसी की सजा का प्रावधान है। राज्य स्तर पर ऐसे मामलों की मॉनिटरिंग गृह सचिव करेंगे। यूपी कोका के मामले में सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट होगा। उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि यूपी कोका कानून आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों के समाधान में एक कारगर कदम है, किंतु इसके साथ ही कुछ सहायक तरीकों जैसे सामुदायिक पुलिसिंग आदि को अपनाकर उत्तर प्रदेश में न केवल अपराधों को नियंत्रित किया जा सकता है बल्कि शांति एवं व्यवस्था की स्थापना भी की जा सकती है। संगठित अपराध से क्या तात्पर्य है? हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा पारित यूपी कोका विधेयक 2018 के प्रमुख प्रावधानों की चर्चा कीजिए। संगठित अपराधों पर लगाम लगाने में यह कहाँ तक उपयोगी सिद्ध होगा, विवेचना कीजिए। संगठित अपराध से तात्पर्य किसी ऐसे समूह के द्वारा किए जाने वाले अपराध से है जिसका कॉरपोरेट ढांचा होता है और जिसका मुख्य उद्देश्य गैरकानूनी गतिविधियों के माध्यम से धन प्राप्त करना होता है, जो अक्सर भय और भ्रष्टाचार पर जीवित रहते हैं। आज संगठित अपराध बड़े पैमाने पर व्यापार है जो अवैध सेवाओं और उत्पादों की तस्करी जैसे नकली नोटों की तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी, हथियारों की तस्करी, महिलाओं एवं बच्चों की तस्करी, अंगों की तस्करी इत्यादि के साथ साथ संबंधित आपूर्ति श्रृंखलाओं के विकास के लिए वैश्विक वाणिज्य का संचालन कर रहा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महाराष्ट्र के मकोका कानून की तर्ज पर संगठित अपराधों पर लगाम लगाने के लिए उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण कानून यूपी कोका 2018 को बनाया गया। इस कानून के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं। यूपी कोका कानून के तहत अपराधियों को
न्यूनतम 3 साल और अधिकतम उम्र कैद की सज़ा का प्रावधान है, फांसी तक भी दी जा सकती है, अभी देखा हमने। इस कानून के तहत अपराधियों पर 5 लाख से 25 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। यूपी कोका लागू होने से पुलिस और स्पेशल फोर्स को अतिरिक्त पावर दी जाएगी। यूपी कोका कानून के तहत वसूली, किडनैपिंग, हत्या की कोशिश समेत अन्य संगठित अपराध करने वालों के खिलाफ मामले दर्ज किए जाएंगे। यूपी कोका मामले के निपटारे के लिए राज्य सरकार विशेष अदालतों का गठन करेगी और फास्ट ट्रायल या फास्ट ट्रैक के उद्देश्य से विशेष प्रबंध किए जाएंगे। कानून का गलत इस्तेमाल ना हो, इसलिए मामला दर्ज करने से पहले कमिश्नर या आईजी स्तर के अधिकारियों की स्वीकृति जरूरी होगी। यूपी कोका के तहत ज़रूरत पड़ने पर अपराधियों की संपत्ति भी जब्त की जा सकती है, लेकिन कुर्की जब्ती की कार्रवाई कोर्ट के आदेश के बाद की जा सकती है। इसके अतिरिक्त जिन लोगों के खिलाफ यूपी कोका के तहत मामले दर्ज होंगे उन्हें सरकारी सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जाएगी। इस कानून के तहत सज़ा के भी कठोर प्रावधान हैं। इस प्रकार संगठित अपराध को रोकने के लिए यूपी कोका बिल आवश्यक समझा जा रहा है। संगठित अपराध राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषय है। इसका एक महत्व यह भी है कि उत्तर प्रदेश की सीमाएं कई राज्यों से लगती हैं और उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी सीमा नेपाल से लगती है, जो खुली हुई है। इन क्षेत्रों में आपराधिक घटनाएं एवं आपराधिक या अपराधियों का आना जाना जारी रहता है। आपराधिक घटनाएं भी होती रहती हैं। ऐसे में संगठित अपराध को रोकने के लिए यूपी कोका एक महत्वपूर्ण कानून है। रक्षा औद्योगिक गलियारे से आप क्या समझते हैं? तो डिफेंस कॉरिडोर की बात हो रही है। यह किस प्रकार उत्तर प्रदेश के लिए लाभदायक है, स्पष्ट कीजिए। रक्षा औद्योगिक गलियारा डिफेंस कॉरिडोर एक रूट होता है जिसमें कई शहर शामिल होते हैं। इन शहरों में सेना के काम आने वाले सामानों के निर्माण के लिए इंडस्ट्रीज़ विकसित की जाती हैं, जहां सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की कंपनियां हिस्सा लेती हैं। 2018 में आम बजट में देश में 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाने के लिए कहा गया था। इसके तहत तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश को चुना गया, जो मेक इन इंडिया के तहत चुने गए। इस कॉरिडोर में सेना के लिए सामान बनाने वाले सभी औद्योगिक संस्थान भी शामिल किए गए। 11 अगस्त 2018 को रक्षा मंत्री ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में रक्षा गलियारे का शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड में प्रस्तावित डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण हेतु निर्माण कार्य अक्टूबर 2018 से शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत या इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने 6 जिलों यथा कानपुर, झांसी, चित्रकूट, लखनऊ, आगरा, अलीगढ़ में डिफेंस पार्क बनाने की घोषणा की है। बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर का केंद्र होगा। इसमें बुंदेलखंड क्षेत्र के 7 जिले यथा झांसी, जालौन, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा और महोबा शामिल हैं। बुंदेलखंड में प्रस्तावित रक्षा गलियारे का निर्माण इजराइल की सहायता से किया जाएगा। सैन्य साजो सामान बनाने में इजराइल की महत्वपूर्ण या केंद्रीय भूमिका होगी। इस योजना से पहले ही 2016 में बुंदेलखंड में पानी की समस्या दूर करने के लिए इजराइल से वाटर यूटिलिटी रिफॉर्म समझौता हो चुका है। रक्षा गलियारा बनाने के बाद उत्तर प्रदेश उत्तर सुरक्षा प्रदेश बन जाएगा। इससे रक्षा से संबंधित 30% उत्पादों का निर्माण देश में ही होगा और अगले 25 वर्षों में रक्षा संबंधी सारी ज़रूरतें देश में ही पूरा हो जाएंगी। डिफेंस कॉरिडोर के लिए 20,000 करोड़ का निवेश होगा और 50 लाख युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। साथ ही साथ आसपास के क्षेत्रों में भी विकास होगा। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र सूखे की समस्या से ग्रस्त है। इसके निदान हेतु सरकार ने क्या प्रयास किए हैं? आपके अनुसार इस समस्या के समाधान के लिए कौन से कदम उठाने जाने चाहिए? उत्तर का सार। भूमिका। बुंदेलखंड क्षेत्र उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमावर्ती जिलों से बना हुआ क्षेत्र है। यह क्षेत्र मतलब दोनों प्रदेशों में आता है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में। यह क्षेत्र जल की कमी और सूखे से ग्रस्त है, तो सूखे की समस्या देखने को मिलेगी, वाटर स्कार्सिटी देखने को मिलेगी और किसानों की आत्महत्या ज़्यादातर होती है यहाँ पे, क्योंकि फसलें बर्बाद हो जाती हैं। मुख्य भाग। बुंदेलखंड में सूखे की समस्या का कारण औसत वर्षा में कमी, पहाड़ी क्षेत्र, इस वजह से पिछले 5 वर्षों में 40 से 50% की कमी, भौगोलिक रूप से पठारी और बंजर क्षेत्र, जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून देर से आना और जल्दी जाना, पारंपरिक तालाबों का ख़त्म होना, 12,000 से कम होकर करीब 1,300 तालाब रह गए हैं। सरकार के कदम। क्लाउड सीडिंग को मंजूरी दी गई है। कानपुर को जिम्मेदारी दी गई है इस चीज़ के लिए, क्लाउड सीडिंग की, ड्रोन के माध्यम से कृत्रिम वर्षा कराने के लिए। पेयजल की समस्या के समाधान के लिए महाराष्ट्र की सुजलाम सुफलाम योजना की तर्ज पर योजना का आरंभ। सरकार द्वारा सामुदायिक तालाब निर्माण के लिए 25 लाख रुपए का अनुदान। अपने सुझाव। ड्रिप सिंचाई, कम पानी की आवश्यकता वाली फसलों का चयन। निष्कर्ष। सकारात्मक अंक।
सकारात्मक अंत करेंगे। इसमें हम उपयुक्त पहलों से समस्या का समाधान निकालेंगे और जीवन स्तर में सुधार, किसानों को कर्ज एवं आत्महत्या से छुटकारा। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों से मिलकर बना है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 7 जिले शामिल हैं। यह क्षेत्र हमेशा से जल की कमी और सूखे की समस्या से ग्रस्त रहा है, जिसके कारण यहाँ किसानों की आत्महत्या भी देखने को मिलती है। बुंदेलखंड में सूखे की समस्या के निम्नलिखित प्रमुख कारण हैं। औसत वर्षा की कमी। सामान्यतः बुंदेलखंड में औसत वर्षा 800 से 1000 मिलीमीटर होती रही है, परंतु विगत 5 वर्षों से औसत वर्षा देखा जा रहा है कि 40 से 50% की कमी आ गई औसत वर्षा में। साथ ही मानसून देर से आना, कम समय में ज़्यादा वर्षा का होना आदि इस क्षेत्र में सूखे की स्थितियां उत्पन्न करने में सहायक हैं। भौगोलिक स्थितियां। भौगोलिक दृष्टि से यह पठारी क्षेत्र है, जो इसे सूखे की प्रति प्रवण बनाता है। इसके अतिरिक्त सिंचाई के लिए पानी का अभाव और भीषण गर्मी होने के कारण पूरा क्षेत्र कृषि में अत्यंत पिछड़ा हुआ है। जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन ने विगत 15 वर्षों में मौसम में जो असामान्य बदलाव किए हैं, जिससे इस क्षेत्र में मानसून देर से आना, जल्दी वापस जाना, कुओं का सूख जाना इत्यादि ने यहाँ की कृषि को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है। पारंपरिक तालाबों का नष्ट होना। बुंदेलखंड के इलाके में लगभग 12,000 तालाब हुआ करते थे। आज उसमें से सिर्फ 1300 तालाब ही शेष बचे हैं। इस क्षेत्र में हालात इस कदर ख़राब हो गए हैं कि इस क्षेत्र की बड़ी आबादी पलायन को मजबूर हो गई है और अपना जीवन यापन मजबूरी में काट रही है। बुंदेलखंड में सूखे की समस्या के समाधान के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, ताकि उस क्षेत्र के लोगों का तीव्र सामाजिक आर्थिक विकास संभव हो सके। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस क्षेत्र में पानी और सिंचाई की समस्या के समाधान के लिए क्लाउड सीडिंग कराने का निर्णय लिया है और इसकी जिम्मेदारी IIT कानपुर को सौंपी है। इस परियोजना में वायु प्रदूषण, जिसको हम एयर पॉल्यूशन कहते हैं, उसको कम करना भी शामिल है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड सहित प्रदेश के अन्य जिलों में पेयजल समस्या के समाधान के लिए महाराष्ट्र की सुजलाम सुफलाम योजना को लागू करने की घोषणा की है। साथ ही सरकार सामुदायिक तालाब निर्माण के लिए 25 लाख रुपए का अनुदान किसानों को उपलब्ध करा रही है। तो अभी 75 ज़िले में भी तालाबों को बनाए जाने की भी प्रधानमंत्री की पहल को हमने देखा है। तो इस तरीके से तालाब के लिए 25 लाख रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि किसी समस्या का समाधान तब तक नहीं हो सकता जब तक उसमें जनभागीदारी ना हो। अतः सरकार के प्रयासों के साथ किसान और आम जनता को भी चाहिए कि वो भी प्रयास करे। इसके लिए किसानों को चाहिए कि वे ड्रिप सिंचाई साधनों का सिंचाई के लिए प्रयोग करें, ड्रिप इरिगेशन का, तथा ऐसी फसलों का चयन करें जिसके लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। अतः उपयुक्त सभी प्रयासों से बुंदेलखंड क्षेत्र में सूखे की समस्या का समाधान किया जा सकता है और वहाँ के लोगों का जीवन स्तर सुधारा जा सकता है। किसानों को कर्ज एवं आत्महत्या की समस्या से छुटकारा दिलाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के हैज़ार्ड प्रोफाइल पर दृष्टिपात कीजिए। उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 240.93 लाख हेक्टेयर है। पिछले कुछ वर्षों में राज्य में आवर्ती प्राकृतिक आपदाओं ने मानव, जीव जंतुओं, पौधों, जीवन और पर्यावरण को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। प्रदेश को निम्नलिखित आपदाएं प्रमुख रूप से प्रभावित करती हैं: बाढ़, सूखा, आग और भूकंप। इन आपदाओं से जीवन और संपत्ति की हानि, खास तौर पर पिछले 3 सालों में सैकड़ों करोड़ों रुपए की संपत्ति स्वाहा हो चुकी है आपदाओं की वजह से। आपदा के दौरान होने वाले नुकसान को कम करने के लिए सरकार और जनता दोनों के स्तर पर काफ़ी प्रयास किए जाते रहे हैं, लेकिन बाढ़, सूखे और आग जैसी आपदाओं के पूर्ण निवारण के लिए अभी भी सफलता नहीं हासिल की जा चुकी है। लेकिन बाढ़, सूखे और आग जैसी आपदाओं के पूर्ण निवारण में अभी भी सफलता हासिल नहीं की जा सकी है, जिसके लिए हमें व्याप्त बुनियादी कमजोरियों को दूर करने के लिए प्राथमिकता बनानी होगी। साथ ही विभिन्न छिटपुट उपायों से इन गंभीर त्रासदियों से नहीं निपटा जा सकता है। उभरते हुए संदर्भ में आपदाओं की आवृत्ति में वृद्धि, उनकी बढ़ती लागत, भेद्यता के बढ़ते स्तर, तेजी से बदलते वातावरण के बीच प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के बीच मतभेदों को कम करना। इसको फिर से देख लेते हैं। उभरते हुए संदर्भ में आपदाओं की आवृत्ति में वृद्धि, उनकी बढ़ती लागत, भेद्यता के बढ़ते स्तर,
तेजी से बदलते वातावरण के बीच प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के बीच मतभेदों को कम करना है। इसके लिए राज्य में विकास कार्यक्रमों के साथ शमन प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए समग्र दृष्टिकोण की सख्त आवश्यकता है। जीवन और संपत्ति के न्यूनतम नुकसान के साथ आपदा से बचाव के लिए आपातकालीन तैयारी महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में खतरे की भेद्यता। प्रदेश के बाढ़ के कारण वार्षिक अनुमानित नुकसान 432 करोड़ रुपए के हैं। पूर्वी यूपी, ईस्टर्न यूपी में अत्यधिक कम वर्षा की पुनरावृत्ति अवधि की गणना 6 से 8 वर्ष की जाती है, जबकि पश्चिमी यूपी में यह अवधि 10 वर्ष की है। तो पूर्वी यूपी में अत्यधिक कम वर्षा की पुनरावृत्ति अवधि की गणना 6 से 8 साल की जाती है, जबकि पश्चिमी यूपी में यह अवधि 10 साल की है। पूर्व के वर्षों में वर्ष 2002 से वर्ष 2004 सूखे के मामले में गंभीर स्थिति वाले वर्ष थे। फसल, पशुधन और संपत्ति के नुकसान के साथ क्रमशः 7540 करोड़ और 7292 करोड़ रुपए का मूल्यांकन किया गया था। 2002 में 7540 करोड़ और 2004 में 7292 करोड़ रुपए का। चौथा क्या है? उत्तर प्रदेश के तराई बेल्ट के ज़िले और सहारनपुर के आसपास के ज़िले मुजफ्फरनगर, बागपत, बिजनौर, मेरठ, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, जेपी नगर, रामपुर, मुरादाबाद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड भूकंप उच्च क्षति जोखिम क्षेत्र 4 में है, तो जोन 4 में आते हैं ये। उत्तर प्रदेश भी आपदाग्रस्त क्षेत्रों अथवा राज्यों में शामिल है। प्रदेश में जान माल के खतरे की ज़्यादा संभावना रहती है क्योंकि उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। इसलिए बाढ़, सूखा और भूकंप जैसी स्थितियों से निपटने के लिए राज्य सरकार को अपने स्तर पर भी आपदा शमन के प्रयासों में तेज़ी लाने की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति पर प्रकाश डालिए। इसके निवारण हेतु राज्य द्वारा किए गए प्रयासों की चर्चा कीजिए। विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं में उत्तर प्रदेश में बाढ़ सबसे अधिक घटित होने वाली आपदा है, जो लगभग हर साल राज्य या दूसरे हिस्सों को प्रभावित करती है। राज्य में बाढ़ पैदा करने वाली महत्वपूर्ण नदियाँ गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, शारदा, घाघरा, राप्ती और गंडक हैं। यूपी के गंगा नदी बेसिन में सामान्य वर्षा 60 सेंटीमीटर से 190 सेंटीमीटर तक होती है, जिसमें 80% से अधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून के दौरान होती है। बाढ़ की समस्या पश्चिम से पूर्व और दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ती जाती है। राज्य के 240.94 लाख हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र में से 73.06 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ प्रवण क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। बहुत बड़ा क्षेत्र होता है ये। सिंचाई विभाग के अनुमान के अनुसार केवल 58.72 लाख हेक्टेयर क्षेत्र वास्तव में संरक्षित किया जा सकता है, बाकी संरक्षित भी नहीं किया जा सकता। मार्च 2004 तक केवल 16.01 लाख हेक्टेयर क्षेत्र संरक्षित किया गया है। पूर्वी जिलों और साथ ही नेपाल की सीमा के इलाके में स्थित तराई क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हैं। बाढ़ के कारण हर साल औसतन 26.89 लाख हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित होता है। फसलों, घरों और पशुओं का अनुमानित नुकसान सालाना 432 करोड़ रुपए है। राज्य द्वारा किए जा रहे बाढ़ शमन के उपाय: तटबंधों का निर्माण, जल निकासी में सुधार, जलाशयों की रोकथाम, घाटी और जंगल आदि, अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं। तो ड्रेनेज सिस्टम अच्छा किया जाए, सीवेज सिस्टम भी अच्छा किया जाए शहरों का। बाढ़ की भविष्यवाणी और आपदा की तैयारी के माध्यम से बाढ़ के नुकसान की संवेदनशीलता का संशोधन और नदी के प्रवाह में सुधार करने, चौड़ा करने और गहराई से जल निकासी क्षमता बढ़ाने के लिए नदी वाहिका में सुधार, संरक्षित क्षेत्रों से कुछ अतिरिक्त बाढ़ के पानी को दूर करने के लिए पास और डायवर्जन वाहिका निर्माण। लखनऊ में अनिवार्य रूप से महत्वपूर्ण बाढ़ प्रवण जिलों में और सिंचाई भवन मुख्यालयों में बाढ़ नियंत्रण केंद्र की स्थापना, सूचना एकत्रण और तत्काल उपचारात्मक उपायों जैसे कि तटबंध आदि की मरम्मत करना। आधुनिक परिवर्तन: आपदा तैयारी के लिए महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में भेद्यता मानचित्रण के महत्व को स्वीकार करते हुए राज्य सिंचाई विभाग ने यूपी रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर की मदद से बाढ़ के अंदरूनी क्षेत्रों में बाढ़ की निगरानी के लिए उपग्रह डेटा का, सैटेलाइट डेटा का उपयोग करना शुरू कर दिया है, जैसे क्षरण, तो मिट्टी का क्षरण होता है, तटबंधों का संरेखण, जल निकायों की स्थिति, प्रमुख नदियों के प्रवाह के पाठ्यक्रम आदि। संक्षेप में बाढ़ के खतरे, जोनिंग करना, नदी विन्यास के बाद बाढ़ सर्वेक्षण,
बाढ़ मार्ग तथा सुरक्षा कार्यों और क्षति मूल्यांकन हेतु रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर RSAC रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर। यूपी की सेवाएं सभी बाढ़ प्रवण पूर्वी जिलों के विस्तृत डिजिटलीकृत मानचित्र तैयार करने के लिए भी लगाई गई हैं। धन्यवाद।